तो हमारे एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है 9.4 बर्नौली का प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम, ये कहता क्या है और इसको हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ सबसे पहले ये रेसिपी लिखी है, इसके हिसाब से काम करेंगे। पहले हम बात करते हैं प्रमेय की कि ये कहता क्या है, इसका कथन क्या है ना, स्टेटमेंट क्या है कि जब किसी नली में आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाहित होता है, यहाँ नली भी दिख रही है, आदर्श द्रव भी लिखा है और धारा रेखी प्रवाहित हो रहा है। तो जब किसी नली में आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाहित होता है तो प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान नियत होता है ना। बताओ, भाषा बनाओ क्या। जब किसी नली में आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाहित होता है तो प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा में तीन तरह की ऊर्जा होती है। एक होती है दाब ऊर्जा माने प्रेशर एनर्जी, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, हाँ, बड़ा कांस्टेंट होता है, नियत होता है। यहाँ से लिख सकते हो, ये पी का मतलब दाब ऊर्जा है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, और इसका मतलब क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। इनका योग क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारी ऊर्जा यदि नियत है तो ये किस नियम पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है। तो एक नंबर में पूछ भी देता है कि बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित होता है ना। तो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो कथन समझ में आ गया। तो क्या हो गया, किसी नली में आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाहित होता है तो प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा में क्या, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत होता है। और इसके बाद ये वाला सूत्र लिख देना है उसके नीचे जो हमको लाना है। क्लियर हो गया। तो यही है, व्हेन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग इन ए स्ट्रीमलाइन कंडीशन इन ए ट्यूब देन द टोटल एनर्जी एट ईच पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। और ब्रैकेट में लिख देना है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब हम दूसरा काम करेंगे इसको सिद्ध करने के लिए, तो ये चित्र बनाएंगे। चित्र ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सारा कुछ मटेरियल मैं इसी में लिख दिया हूँ। यदि चित्र में ये सारा कुछ बन गया तो इसके जो 5-7 लाइन अभी आप हिंदी बनाओगे वो सरल हो जाएगा। तो इसी को लिखना है। माना एक नली में आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाहित होता है, ठीक है, जिसके पहले बिंदु पर दाब P1, क्षेत्रफल A1, वेग V1, ऊंचाई H1, विस्थापन X1 है। ठीक है, एट फर्स्ट पॉइंट प्रेशर इज P1, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A1, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज V1, हाइट इज H1 एंड डिस्प्लेसमेंट इज X1। और दूसरे बिंदु पर भी वही लिखना है। तो दूसरे बिंदु पर आप लोग को बोलना है, दूसरे बिंदु पर वेग V2, परिच्छेद का क्षेत्रफल बोलना, परिच्छेद का क्षेत्रफल A2, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दाब प्रेशर P2, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या है, X2 है, और ऊंचाई H2। कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, बस नाम भर बताना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यदि द्रव प्रवाहित हो रहा है तो अपने आप तो ऊपर न चढ़ेगा, हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे मेरे यहाँ छत के ऊपर टंकी रखी है तो पानी क्या ऐसे चढ़ जाता है, बोल दो कि हाँ चढ़ जा भाई। नीचे क्या लगा होता है, पंप लगा है, वो मशीन वर्क करती है ना, तब ना पानी ऊपर चढ़ रहा है। हाँ, ऊपर से नीचे आता है तो क्या वर्क नहीं करना पड़ता, तब भी करना पड़ता है। बस धरती करती है, ग्रेविटी करती है, हमको नहीं करना पड़ता, अलग से नहीं करना पड़ता। तो वर्क सो हर चाहे आए तो करना पड़ेगा और जाए तो करना पड़ेगा। जाने के लिए हमको करना पड़ता है अपनी मशीन से, हम करें, और आने के लिए धरती कर लेती है, फ्री में देती है कि भैया तुम छोड़ो मैं ही कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा कुछ लिखना है।
तो द्रव को विस्थापित करने में किया गया कार्य। फिर अगला स्टेशन ये है हमारा, अगला स्टेशन यहाँ पहुँचेंगे तो क्या लिखोगे, द्रव को विस्थापित करने में किया गया कार्य, वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है, या लिक्विड। तो कार्य बराबर क्या होता है, फिर यहाँ से चालू करेंगे। कार्य बराबर क्या होता है, हाँ, तो कार्य बराबर हो गया बल और गुणे क्या हो गया, विस्थापन, ठीक है। तो कार्य का संकेत क्या होता है यार, W, तो ये मैं लिख दिया W। अब ध्यान से समझते जाना। बल का है तो क्या मैं यहाँ कहीं बल लिखा हूं, नहीं लिखा हूं, तो बल का फॉर्मेट बदलना पड़ेगा यार। बल तो है पर उस रूप में नहीं है। तो आप लोग जानते हो कि P इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA, खाए पिए जैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PA, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक पहले बिंदु का कार्य और एक कहाँ पर है, दूसरे बिंदु का। यहाँ से हम भेज रहे हैं, ये तीर लगा है, यहाँ से भेज रहे हैं, वहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पर हमको कार्य करना पड़ेगा, वहाँ पर निकलेगा तो निगेटिव कार्य। ये वाला कौन सा कार्य रहेगा, पॉजिटिव, वो वाला क्या रहेगा, निगेटिव। तो यहाँ से लिख सकते हैं W1 माइनस W2, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेल W। लाइन समझ में आ गई, माने कार्य में परिवर्तन कितना हुआ, तो कार्य को क्या लिखोगे, डेल W। पहले बिंदु का कार्य कितना हो गया, W1, और माइनस क्या हो गया, W2। अब आगे स्टेप में देखना, डेल W इक्वल टू W1 बराबर क्या है, बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर क्या है, बल गुणे विस्थापन। चाहे इस सूत्र को यहाँ लिख लो या इस सूत्र को यहाँ भी लिख सकते हो। अगले स्टेप में एक काम करता हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से चालू करते हैं। डेल W बराबर क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2। अब हमारा जो सूत्र है वो होता है कार्य बराबर क्या, बल गुणे विस्थापन, ये सूत्र है, ठीक है। इसको हम दो भागों में कर सकते हैं। बल का मतलब हो गया दाब गुणे क्षेत्रफल, प्रेशर इनटू एरिया। तो बल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दाब गुणे क्षेत्रफल, और विस्थापन को हम लिख सकते हैं वेग गुणे समय। क्या लिख सकते हैं, वेग गुणे समय, ठीक है। बस इतना जान गए, मतलब सारा काम आपका सरल हो गया, क्लियर हो गया। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल बराबर क्या होता है, हाँ, प्रेशर इंटू एरिया। और विस्थापन बराबर क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेग गुणे समय, ठीक है। अब इसमें मान रख देते हैं इसके हिसाब से। तो ये कार्य कहाँ का है, पहले बिंदु का है, तो इसके हिसाब से दाब को क्या लिखते हैं, P लिख देता हूं फिलहाल, ठीक है। क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, A, ये A लिख दिया। वेग को क्या लिखते हैं, V, तो ये मैं V लिख दिया। समय को क्या लिखते हैं, T, डेल्टा T लिख देता हूं, ठीक है। इसको दो बार लिखता हूं। अब ये पहले वाले का है ना, तो 1 1 1 समय में नहीं लगेगा, समय में 1 2 नहीं, दोनों में बराबर समय, क्लियर हो गया है। डेल्टा T ये लिखा ना, डेल्टा T इसी का मतलब है विस्थापन का। डेल्टा T माने समय में कितना डिफरेंस आया, है ना, माइनस इसी चीज को लिखना है, पर लगाना क्या है, 2, तो क्या हो जाएगा, P2 A2 V2 डेल्टा T। क्लियर हुआ इतना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेल्टा W इक्वल टू P1 A1, लेकिन V1 डेल्टा T का मान किसके बराबर है, X1, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, X1 माइनस क्या हो जाएगा, P2 A2, और ये क्या हो गया, X2, ठीक। फिर यहां पर हम निकालेंगे डेल W इक्वल टू जो क्षेत्रफल और विस्थापन का गुणनफल होता है
वो आयतन के बराबर होता है। किसके बराबर? आयतन के बराबर। तो यहां पर मैं लिखूंगा P1 और ये हो जाएगा डेल्टा V, आयतन में परिवर्तन, है ना, माइनस ये हो जाएगा P2 और यहाँ पर क्या लिख देंगे? डेल्टा V। अब यहाँ पर V1 V2 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जितना पानी यहाँ से जाएगा उतना ही निकलेगा, बीच में तो खाएगा नहीं। नहीं, द्रव्यमान का मास का कंजर्वेशन होता है ना, तो मास तो खत्म हो जाएगा उस तरह में। तो यहाँ से V1 और V2 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से यदि मैं कुछ कॉमन निकालूं तो डेल्टा W इक्वल टू हो जाएगा P1 माइनस P2 और ये हो जाएगा डेल्टा V। ठीक है, इस तरह से यहां पर आपको कार्य निकालना है। क्लियर हो गया? हाँ, तो इसको मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूं क्योंकि ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है, बाकी किसी में दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहले मैं क्या लिखूं यहां? डेल्टा W। डेल्टा W की जगह पर क्या लिखोगे? W1 माइनस W2। ठीक है, फिर इसके बगल में कुछ सूत्र बनाओ। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ठीक है, पर इसको हम अब बदलेंगे। बल को क्या लिख देंगे? दाब गुणे क्षेत्रफल। और विस्थापन को क्या लिख देंगे? वेग और गुणे समय। ठीक है, इस सूत्र को यहां अप्लाई कर देना है। डेल्टा W की जगह वही लिखूंगा। अब W1 की जगह इसके हिसाब से दाब लिखना है, क्षेत्रफल लिखना है, वेग लिखना है, समय लिखना है। ठीक है, तो दाब के लिए हो गया P, क्षेत्रफल के लिए हो गया A, वेग के लिए क्या हो गया V, समय के लिए हो गया डेल्टा T। इसी तरह से इसको भी लिख लो P A V डेल्टा T। 1 वाले के तो 1 1 1 2 2 2। ठीक है, क्लियर हो गया? अगले स्टेप में हमको क्या कर देना, अब बताओ। इसको यदि यहीं से चाहो तो इसको, ये जो पूरा भाग है ना, इसको डेल्टा V लिख देना। क्षेत्रफल गुणी ये विस्थापन ही कहला गया, तो क्या बन जाएगा? डेल्टा V। तो यहां लिख दोगे P1 और इसको क्या लिख दोगे? डेल्टा V माइनस ये क्या लिखोगे? P2 और डेल्टा V। ठीक है, इसका मतलब ये है यदि हम क्षेत्रफल में विस्थापन का गुणा करें, यहां पर ये समझ सकते हो कि ये क्षेत्रफल और गुणे विस्थापन बराबर क्या होता है? आयतन। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाता है? आयतन हो जाता है। तो यहाँ पर एरिया A है और ये जो क्या है वो क्या कहलाया? विस्थापन कहला गया। ठीक है, अब यहाँ से डेल्टा W इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2 और इनटू क्या हो जाएगा? डेल्टा V। ये कॉमन हो गया, इस तरह से निकाल लेंगे। क्लियर हुआ इतना? अब यहां पर अगले स्टेप में हमको क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा। द्रव की क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा। ये है द्रव पर किया गया कार्य, वर्क डन इन द फ्लूइड, और ये है काइनेटिक एनर्जी उसकी। जब हम कार्य करेंगे तो गति में नहीं आएगा, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? इसके लिए मैं थोड़ा सा नया भाग खोल लेता हूं। तो अब हमको यहां पर निकालना है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा के बराबर K2 माइनस K1। अब पिछली बार में अभी देखो आप, इसमें तो W1 माइनस W2 किए थे, उसमें क्या किए हैं? हाँ, इसमें हम किए हैं कि डेल्टा W बराबर क्या है? W1 माइनस W2, और डेल्टा K बराबर हम कर रहे हैं K2 माइनस K1। उल्टा क्यों कर रहे हैं K2 माइनस K1? देखो, ये सकरा है, दूसरा वाला कैसा है? सकरा है। ये कैसा है? चौड़ा है। तो यदि यहाँ से द्रव जाएगा तो स्पीड यहाँ पर क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। कल हम पढ़े थे सांतत्य समीकरण में, हम पढ़े थे जैसे ऐसे फूंक रहे थे तो उसमें जगह छोटी हो गई थी तो स्पीड क्या हो गई थी? ज़्यादा हो गई। इसलिए यहाँ पर हमको क्या लिख देना है कि K2 माइनस क्या लिखना है? K1। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये मैं लिखा डेल्टा K। अब K2 का जो मान है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। तो यहाँ पर लिख देता हूँ
1/2 mv1 स्क्वायर माइनस 1/2 mv2 स्क्वायर। द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, आयतन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, मास और वॉल्यूम उसका नहीं बदलेगा, इसलिए यहाँ पर m में m1 और m2 नहीं लगाए हैं। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया यार। फिर रेसिपी में चलते हैं। दूसरी रेसिपी क्या कहती है? स्थितिज ऊर्जा। तो अब स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं, तो डेल्टा U बराबर हमको निकालना है ना। तो किसमें से किसको घटाना है? U2 माइनस U1 करूं कि U1 माइनस U2 करूं? हाँ, U2 माइनस, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइट पर डिपेंड करती है, तो इसको लिखूंगा U2 माइनस U1, है ना। इसकी ऊंचाई कम है तो स्थितिज ऊर्जा कम रहेगी, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। तो ज़्यादा में से कम को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बढ़ जाते हैं। अब हमको निकालना है क्या? हाँ, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो क्या लिखूं? डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा? U2 माइनस U1। अब इसका सूत्र होता है mgh होता है, तो इसको लिखूंगा mgh2, क्योंकि ये 2 वाले का है, और ये क्या हो जाएगा? mgh, क्योंकि ये 1 वाले का है। ये भी काम खत्म हो गया। अब अगले स्टेप में देखेंगे, जो ज़्यादा काम है वो कार्य में ही है, बाकी तो सिंपल सिंपल सा है, सूत्र भर लिखते जाना। अब लिखोगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से, कि जो हम कार्य करते हैं वही तो ऊर्जा में बदलता है, एनर्जी में। वर्क हमारा किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। लेकिन वो वर्क दो टाइप के एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एक उसकी गतिज ऊर्जा और दूसरा क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, यदि मैं इस पेन को ऊपर ऊपर फेंक दूं तो मैंने कार्य किया, तो इसके अंदर गति भी आ गई, ऊंचाई पर है तो स्थितिज ऊर्जा भी आ गई, माने जो मेरा कार्य है वो 2 भागों में बट जाएगा। ठीक है, लेकिन उन दोनों का टोटल करोगे तो किसके बराबर होगा? कार्य के बराबर। मेरे 2 बच्चे हैं, यदि मेरे पास 100 रुपए है, बड़के को मैं 70 रुपए दे दिया, दूसरे को 30 रुपया दिया, बांट तो दिया, दोनों ले लिए, पर उनका टोटल करोगे तो जितना दिया हूं इसी के बराबर होगा। तो कार्य किए हो W, वही W कितने भागों में बट गया? 2 भागों में, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। तो उनका टोटल करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? कार्य के। तो इसका मतलब ये है, ये मैं लिख देता हूं, डेल्टा W बराबर क्या है? डेल्टा K और डेल्टा U। समझ में आ गया? तो इस सूत्र को अब हम लिखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो हमारे पास है डेल्टा W बराबर क्या है? डेल्टा Q और प्लस डेल्टा U। ठीक है, इनका मान रख दो यार। डेल्टा W का मान देखो क्या आया था, ये है डेल्टा W का मान, क्या? P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। इसका मान रख देते हैं, चलो उधर। तो ये क्या था? P1 माइनस P2, और ये हो गया डेल्टा V। ठीक, V भी लिख सकते हो यदि डेल्टा नहीं लिखना है तो। डेल्टा K का मान ये है, इसको रख देते हैं, कितना हो जाएगा? 1/2 mv1 स्क्वायर माइनस 1/2 mv2 स्क्वायर। नहीं, इसमें 2 है तो 2 इधर नहीं आएगा, 2 इधर आएगा, यहाँ क्या आएगा? 1। ये क्या है? 2, और यहाँ क्या है? 1। समझ में आ गया? इसके बाद प्लस है, प्लस डेल्टा U का मान ये वाला है ना। हाँ, तो क्या है? हाँ, -1। ठीक है, अब इनका हिस्सा बांट दो। हिस्सा का मतलब भाई कि 1 1 एक तरफ कर दो, 2 2 वाले क्या करो, एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, पर एक चीज और कर लेते हैं, इस डेल्टा V को हटाते हैं, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ dV2 स्क्वायर माइनस हाफ dV1 स्क्वायर प्लस dGH2 माइनस dGH1। क्या गायब हो गया यार? और क्या गायब हुआ? डेल्टा V क्यों गायब हुआ होगा? हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ m/v इक्वल टू क्या होता है? D। द्रव्यमान और आयतन का अनुपात घनत्व के बराबर होता है, डेंसिटी के। तो मान के चलो इस डेल्टा V को इधर भेजेंगे
m के अपॉन में आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर सबके साथ आएगा। कोई बुरा ना माने, गणित कहती है कि सबके पास जाओ। ठीक है, सबको प्रसादी मिलेगी, वो प्रसादी खा लिए तो क्या बन जाएगा, डेंसिटी बन गई, उसके अंदर क्या बन गया, d। तो जहां जहां m है वहां वहां क्या लिख दोगे, d लिख दोगे। ठीक है, अगले स्टेप में ये P1 है, 1 वाला इधर ढूंढो, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस है तो इधर आके हो जाएगा हाफ dv1 स्क्वायर, और इसको भी ले आओ प्लस dgh, आ गया dgh1, है ना। अब जो है इधर जो है इनका पक्षांतर कर दो, किसका, P2 का। तो क्या है ये, माइनस P2, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस P2। फिर यहां पर हमारे पास क्या बचा है, ये वाला बचा है, इसके सामने का चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा, हाफ dv2 स्क्वायर। फिर इसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, dgh2। ये पहले बिंदु के ऊर्जा है, ये दूसरे बिंदु की ऊर्जा है, दोनों की ऊर्जा क्या हो गई, बराबर हो गई, बराबर ना है। ये बोलता है कि जितनी ऊर्जा पहले पॉइंट पर है उतनी ही ऊर्जा किसके पास है, दूसरे। ऐसे तीसरे पॉइंट पर भी होगी, चौथे पॉइंट पर भी होगी। तो अब हम क्यों ऐसा दिन भर करते रहे, पहला दूसरा तीसरा, हजारों लाखों अरबों पॉइंट होंगे, अनंत पॉइंट होंगे। मतलब हमको इसको पूरा करने के लिए अनंत साल तक जीना पड़ेगा, है ना। ऊपर वाले ने ऐसा अमर वरदान दिया नहीं कि तुम जीते रहो, तुम करते रहो। इसलिए ही दो करके हमको बता देना भैया, आगे बढ़ जाते हैं, शॉर्टकट करना है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि जो P है प्लस हाफ dv स्क्वायर है और प्लस हाफ ये dgh है, इसका मान क्या होता है, नियत होता है। यही तो हमको सिद्ध करना था, समझ में आया ये। तो इस तरह से ये बर्नौली का प्रमेय होता है, और यहाँ तक हमको लिखना है। सीमाओं के लिए हम थोड़ा देर से बात करते हैं, ठीक।